गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप यही सोच रहे हैं कि सर आपके पास अब क्या है बोलने को, बताइए। ठीक है, क्योंकि जो नीट के लिए सुनवाई होनी थी वो एडजॉर्न हो गई है, 18 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया है। और इसके पीछे आपको क्या लगता है? अब क्या अब और बोलना चाहते हो कि नीट होगा, दोबारा रीनीट होगा? क्या आप चाह क्या रहे हो सर? देखो, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर एक, सुनवाई आगे क्यों बढ़ी? नंबर दो, 18 जुलाई को क्या हो सकता है? ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन जो बड़ा उठता है कि रीनीट होगी या नहीं होगी। देखो बेटा, क्या है कि कल जब मैंने सुबह जब मैंने देखा कि भाई नंबर कौन सा लगा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, तो मालूम चला कि लंच के बाद सुनवाई का नंबर लगा हुआ था नीट के पेपर के लीक वाले केस में। ठीक है, हालांकि एनटीए ने और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिया। उन्होंने हलफनामा मतलब होता है कि एक प्रकार से एक एफिडेविट सॉर्ट ऑफ होता है, वो दिया उन्होंने कि जो लीक है वो व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ है। और जो बिहार के अंदर जो एक टेलीग्राम का जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है कि उसमें डेट स्टैम्प को चेंज किया गया, उसमें जो है वो किसी ने डेट के स्टैम्प को चेंज किया हुआ है और वो फेक है, वो फोटो फेक है। और मतलब उनका सिंपल सा बोलना ये है कि एक दो सेंटर पे गड़बड़ हुई है और वो बड़े पैमाने व्यापक पैमाने पर वो लीक नहीं हुआ है, सोशल मीडिया में लीक नहीं हुआ है। वो जितनी खबरें चल रही है वो सब खबरें गलत हैं। और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया है लिख के, और ऐसा जो है वो एनटीए ने भी लिख कर दिया है। अब ये जो हलफनामा पहुंचा है, इस हलफनामे के ऊपर जो है वो जो भी जिन लोगों ने पिटीशन लगाई हुई थी, जो काउंसिल हैं, जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन केसेस को देख रहे हैं, उनको इस हलफनामे को पूरा पढ़ने के लिए वक्त चाहिए था कि क्या लिखा हुआ है इससे पूरा। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सबमिट किया गया, मतलब ये मुझे लगता है 10 तारीख को जो है वो इवनिंग में इसको लेट इवनिंग में सबमिट किया गया इसको। तो 11 तारीख, अब देखो ये मतलब मैं मीडिया वाली खबरों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब 11 तारीख को जो है वो जब जब सामने आया कि ये हलफनामा दिया है, तो उसके लिए टाइम चाहिए था। सेकंड, इसके अलावा सीजे साहब ने बोला कि मंडे को हियरिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि देखो फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो ऑफ रहता है। ठीक है, तो फ्राइडे किसी और दूसरे छोटे केसेस को सुनते हैं वो लोग वहाँ पे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो मंडे को हियरिंग की बात की, तो मंडे को जो है वो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जो है वो अवेलेबल नहीं थे, तो मंडे और ट्यूसडे को वो नहीं हो पाया। और जो है वो वेडनेसडे को मुझे लगता है वो है अपना मुहर्रम है, तो छुट्टी है उसकी, इसलिए हेयरिंग जो है वो थर्सडे तक चल गया। अब इस दौरान होगा ये कि जो हलफनामा दिया है केंद्र सरकार ने और एनटीए ने, उसको जो भी लोग रीनीट के लिए केस लगाए हुए हैं उनके काउंसिल उस पूरे को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उससे कंक्लूजन निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसकी चीज़ों को, के क्वेश्चन करेंगे कोर्ट के अंदर। अब सारी बॉल जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मतलब नीट दोबारा ना हो इसकी भी रिट पिटीशन लगी हुई है, नीट दोबारा हो इसकी भी रिट पिटीशन लगी हुई है, पेपर लीक हुआ है इसके बारे में भी बहुत सारे पिटीशन लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पूरी बॉल है ना, सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि जो कोर्ट है वो कोर्ट किन चीज़ों को ध्यान में रखता है, किन एविडेंसेस को वो मानता है और उसके अकॉर्डिंग वो तय करेगा। ठीक है, मेरे विचार में इस पूरे प्रोसेस में जो है सबसे जो चिंता का विषय वो है ट्रस्ट। मतलब बात, यदि आप मेरे मेरे खुद के पुराने वीडियो उठा के देखोगे ना, तो नीट 2021 के दौरान भी एक खबर चली कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, एक खबर नीट 21 के दौरान भी चली। ठीक है, तो उस दौरान क्या है, उस दौरान जो खबर थी उस खबर का बहुत छोटे पैमाने पर लीक था, पर न्यूज़ तो थी वो। तब तब के मेरे जो खुद के वीडियो, उसमें मैंने नीट को दोबारा ना होने का विरोध किया। मैंने कहा नहीं, हर बार एक ग्रुप आता है स्टूडेंट का, बोलता है नीट को दोबारा करो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, 22 में भी कोई ऐसे ही वीडियो बनाया हुआ है मैंने, है ना। मतलब इसका मतलब है कि ये थोड़े पैमाने पर तो ये घटनाएं पहले से सही भी हो सकती हैं, वो सही भी हो सकती है, पर छोटे पैमाने का लीक था, वो होता चला आ रहा था। ठीक है, तब मैंने कभी भी नीट का रीनीट हो इसका सपोर्ट मैंने नहीं किया। पहली बार मैंने रीनीट का सपोर्ट किया, उसके पीछे कारण ये है कि इस बार घोटाला बड़े पैमाने पे हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जैसे घर में अपना जो खाना बनता है, जो आटा गूंथता है, जो भी खाना बनता है, उसमें यदि जो है थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद, ये बाइक वाला निकल जाए, 2 बूंद 4 बूंद या थोड़ा सा जो है चुटकी भर या आधी चम्मच जहर मिला दिया जाए, तो क्या वो आटा खाने के लायक बचेगा? नहीं बचेगा।
यदि घर में रोटी बन रही इसमें आधा चम्मच कोई जहर मिला दे, उसमें कुछ बूंद टॉक्सिन की डाल दे, तो क्या खाना खाने लायक बचेगा? वो तो जहरीला हो जाएगा। जो गलत एंट्रीज हैं, जो मेडिकल में गलत एंट्री है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है, पेपर यदि लीक होकर कुछ लोग अंदर हुए, जो भी गलत, 10 बच्चे 20 बच्चे भी यदि गलत तरीके से एडमिशन लिए हैं तो वो उसी जहर के समान है। समाज के लिए एक तरह का जहर है, वो जहर एक तरह का जो है वो आगे जाके वो उसके प्रभाव हमको देखने मिलेंगे। आज हम छोटे पैमाने पे छोटा, अरे भाई कभी भी जहर जो है वो छोटे पैमाने पर ही काम करना शुरू करता है। सिस्टम में जब जब दीमक लगती है ना, तो दीमक वो छोटे हिस्से से लगती है और एक दिन पूरा वो खा जाती है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कम से कम चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, जस्टिस हो। भाई एनटीए ने जो हलफनामा दिया आप कोर्ट में दीजिए, आप सोशल मीडिया पे भी डाल दीजिए, ठीक है। देखिए आप, मतलब एक होता ना कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, कि गलत भी करेंगे, किसी के पिताजी की सुनेंगे भी नहीं, अपने ही मन की बात करेंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम क्या, जो 24 लाख बच्चे हैं जो पढ़, देखो मैं फिर वही बात, ये कंट्रोवर्शियल है, नीट हो ना हो, रीनीट नहीं, क्योंकि कुछ लोग नो रीनीट वाले हैं, कुछ लोग रीनीट वाले हैं। मेरा मानना ये है कि कुछ भी हो, हमें व्यवस्था ऐसी छोड़नी कि अगली बार ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगली बार ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे यंगस्टर्स को, मतलब बहुत सारे बच्चे तो तैयारी छोड़ रहे हैं। मतलब मेरे पास तो कई फ़ोन आते हैं हर दिन में कि सर हम क्या करें, इसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं नंबर ला पाना, ठीक है। और कम से कम जो है वो पेपर का लेवल बेहतर करें। अब कई लोगों का बोलना है पेपर का लेवल बेहतर करने से मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि अभी हाल ही में कोटा फैक्ट्री रिलीज़ हुआ है सीजन उसका, तो मैंने उसका एक एपिसोड देख रहा था। उसमें बच्चे चिंता करते हैं कि भाई आईआईटी मुंबई बहुत टफ पेपर बनाता है, तो चिंता में रहते हैं वो लोग कि आईआईटी मुंबई जो है जेईई एडवांस का पेपर जो है टफ बनाता है। तो अपने टीचर के पास जाते हैं तो टीचर यही बोलता है कि बेटा टफ पेपर जो होता है ना वो स्क्रीनिंग कर देता है। वो ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन में नहीं थे और वो कंपटीशन में आ रहे थे सरल क्वेश्चंस के कारण, तो जब पेपर अच्छा बनता है लेवल का, तो वो क्राउड छट जाता है। वो तो कंपटीशन जो है कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच जाता है। मतलब बहुत ऐसा अननेसेसरी का कंपटीशन नहीं होता उसमें, इसलिए टफ पेपर है ना हमेशा बेनिफिशियल होता है, ऐसा उसमें बोला। कुछ हद तक मैं टफ या सरल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पेपर का एक लेवल होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ स्काई रॉकेट हो गया। बच्चे डर गए, आज बच्चे डर चुके हैं कि 650 के ऊपर नंबर लाएंगे, कैसे लाएंगे भाई? हमारे तो 12वीं में 10वीं में कभी नंबर नहीं आया, हमें कभी 12वीं में 10वीं में नंबर नहीं आया हमारे। 720 में से 650 में 90% के ऊपर जाने की बात हो रही है, तो ये तो 90% के ऊपर जाने की बात हो रही है। तो ये कहाँ से आएंगे, ये कैसे, कितनी मेहनत करें? और उसके उस पर गारंटी क्या है? बच्चे मुझसे ये बोल सर हम आपके कहने पर ड्रॉप ले लेंगे, आप गारंटी दे रहे हो होगा। अरे भाई मैं कैसे गारंटी दे दूँ तुम्हारी? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर, कहीं ना कहीं एक घबराहट वो है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ आपसे, आप हम सभी लोगों को जो है आवाज़, कम से कम व्यवस्था ठीक हो। नीट हो दोबारा ना हो वो सेकेंडरी मैटर हो गया, क्योंकि सरकार को यदि इतना शर्म होती ना तो वो खुद ही अनाउंस कर देते। गवर्नमेंट एडमेंट है बिल्कुल कि नहीं रीनीट नहीं होगा, एनटी एडमेंट है रीनीट नहीं होगा, तो बात खत्म हो गई। मतलब अब सिर्फ सारी बॉल कोर्ट के पाले में, सीजीआई साहब के पास सारी बॉल है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, और वो भी डिसाइड करेंगे एज पर एविडेंस। उनके पास जो आएगा कागज उस पर वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। केवल मेरे आपके कहने पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि सिस्टम में कम से कम ईमानदारी होना चाहिए कि अगली बार हम सिस्टम पर ट्रस्ट और यकीन कर सकें। अब आज ये कंडीशन है कि बच्चों ने के दिमाग में बात बैठ गई कि 10-15% लोग तो फर्जी घुसेंगे, अपने को तो 700 नंबर लेके आने हैं। कॉम्पिटिशन का लेवल वहाँ तक पहुँच गया है अभी। पर मैं वही कहता हूँ कि 2025 में एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये जो पेन पेपर पे एग्ज़ाम जो लीक हो रहा है उसकी व्यवस्था को कैसे एक बार रिविजिट करना चाहिए इनको से। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी मैंने चाइना में एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ, चाइना में एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ, जो दुनिया के सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। और गाओकाओ का पूरा मैकेनिज्म बने जाना तो बड़ा अद्भुत है वो, कि गाओकाओ का जब पेपर बनता है तो उसको पेपर को बनाने वाले जो पेपर सेटर जो होते हैं, जो पेपर को सेट करते हैं, वो टीचर्स को 2 महीने 3 महीने पहले उनको अपने घर से दूर किसी रिमोट आइलैंड पे रखा जाता है।
रिमोट आइलैंड पे जहाँ पे पूरी मिलिट्री होती है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, पूरा उनके लिए अरेंजमेंट पूरा होता है, वहाँ रखा जाता है। मोबाइल फ़ोन उनके जमा हो जाते हैं और सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन से वो बात कर सकते हैं घर वालों से, और ये साफ साफ बताया जाता है कि आपका लैंडलाइन फ़ोन रिकॉर्डेड कॉल पे है, रिकॉर्ड है वो पूरा, ठीक है। आप और यदि आपने वायलेशन किया, कोई ऐसी बात बोली जिससे कि सिक्रेसी बाहर निकल रही है, तो आपको सज़ा हो सकती है। तो गाँव का पेपर की तैयारी, जो पेपर को बनाने के लिए जो पेपर को बनाने वाले लोग हैं, उनको एक रिमोट आइलैंड पे मिलिट्री की सुरक्षा में पूरी व्यवस्थाओं के साथ में उनको शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर पेपर को वो बना रहे होते हैं। जब पेपर पूरा बन चुका होता है, उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, पेपर पूरा जब बन चुका होता है, उसके बाद पेपर की प्रिंटिंग होती है कहाँ पर? जेल के अंदर। जो वहाँ का सबसे सिक्योर जेल है, जो चाइना का सबसे सिक्योर जेल है, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, और वहाँ पे जो क्रिमिनल, जो जिनका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे क्रिमिनल्स को जो है वो प्रिंटिंग के काम में लगाया जाता है और पेपर को प्रिंट किया जाता है। पेपर प्रिंट होने के बाद में उसको जो है, जैसे नोट को ट्रांसफ़र करते ना कीमती चीज़ों को, ऐसे ही जो है वो पूरी की गाड़ियों में बंद करके पूरी सुरक्षा के साथ उसको जो है वो एक सीक्रेट जगह पर भेजा जाता है, उसको भेजते हैं। और वहाँ पे से जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर सेम डे, जब एग्ज़ाम होगा, सेम डे गाड़ी वहाँ पहुँचती है पेपर लेकर, और वो गाड़ी पूरी सुरक्षा के साथ पहुँचती है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल का टाइम जो होता है वो होता है कि भाई सुबह आपको इतने बजे रिपोर्ट करना है, पेपर जब आएगा तब पेपर शुरू होगा, जब पेपर रिसीव कर लेंगे तब पेपर शुरू करेंगे। 5 घंटे का होता है शायद पेपर, ठीक है। तो जब आप बैठे हैं, 2-3 घंटे गाड़ी आ रही है आपके सेंटर पर, और वहाँ मिलिट्री लगी होती है, कोई बाहर नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है अंदर बाहर नहीं सकता, अननेसेसरी व्यक्ति, अनऑथोराइज व्यक्ति अंदर बाहर नहीं सकता। पेपर होने के बाद पूरी कॉपी को इकट्ठा करते हैं, अगेन जैसे पेपर आया था उसी तरीके से वापस कॉपियाँ सीक्रेट जगह पे जाती हैं, वहाँ से फिर वो आइलैंड पे जाती हैं चेक होने के लिए, और 3 महीने के बाद वो जो व्यक्ति, जो पेपर चेक बनाने वाला, चेक करने वाला, वो रिलीज़ हो पाते हैं वहाँ से। उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है उनको, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल को बनाए रखते हैं। मतलब इसका तो ये हुआ कि ये तो बड़ा खतरनाक, मतलब वहाँ पेपर लीक की घटना हो जाए तो मतलब बहुत बड़ा वो हो गया। चाइना की बात कर रहा हूँ, अपने पड़ोसी की। हमारे यहाँ पे तो अभी ये एक ऐसी चीज़ हो गई, कॉमन है, पेपर लीक हुआ, कितना थोड़ा सा हुआ ना, थोड़ा सा हुआ है, कोई बात नहीं चल, थोड़ा सा क्राइम तो क्राइम है ना। एक बंदे को भी पेपर मिल गया है तो वो क्राइम है। कैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मर्डर हुआ है, थोड़ा सा अपराध हुआ है, थोड़ा सा ये हुआ है? ये थोड़ा क्या होता है भाई? चीज़ें ग्रे नहीं है, या तो ब्लैक है या वाइट है, और हम क्या कर रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा तो लीक हुआ है, इतना इत्तू सा लीक हुआ है, इत्तू सा, इतने ही लोगों को मिला है, क्यों चिंता करना? बहुत थोड़े से लोगों को मिला है, कोई चिंता नहीं करते, क्यों भाई? वो जो इतने से लोग जो अंदर गए हैं, क्या उन्होंने ईमानदार लोगों का हक नहीं मारा है? तो बात तो ये है कि कहीं ना कहीं तो हम लोग फंडामेंटली, हम लोग धीमे धीमे गलत चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग फंडामेंटली धीमे धीमे गलत चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। शायद मैं थोड़ा सा म्यूटेंट वैरायटी का हूँ, या मुझे मन को ठीक नहीं लग रहा मेरे, मतलब समहाउ जो है वो, ये जो कुछ हो रहा है उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको। कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे को भी जो है वो कमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, है ना, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े से धमकाने वाले मैसेज भी आ रहे हैं। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि इस स्वतंत्र देश में मेरी अपनी एक सोच हो सकती है, आपकी अपनी एक सोच हो सकती है, और हमें एक दूसरे की सोच का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यदि आप चाहते रीट ना हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप देखोगे पुराने वीडियो, मैंने कभी नहीं चाहा इसको, लेकिन जब मैंने देखा कि अब किसी ने लिखा सर दोबारा एग्ज़ाम हुआ मान लो और फिर 650 कट ऑफ किया, तो क्या पढ़ाना बंद कर दोगे? भाई हम ना एग्ज़ाम देने वाले हैं, ना ही हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। हम तो टीचर आदमी, पढ़ाए थे भाई, ये आता है एग्ज़ाम में, ये पढ़ लो, ठीक है। तो उसमें मेरा रोल क्या है? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई यदि थोड़ी सी भी बेईमानी हुई है ना, तो वो बेईमानी तो है, उसको पचाना मत सीखो। ये तुम्हारे डीएनए को करप्ट करने की शुरुआत है। ये तुम्हारे को गलत चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करने की शुरुआत करवाई जा रही है। हम कोई इस देश में भांग खा के थोड़ी ना रहते हैं कि दिन भर भांग खा के भांग के नशे में घूम रहे हैं, ठीक है। होश वाले लोग हैं भाई, ज़मीर जिंदा रखना ज़रूरी रहेगा, वो होना चाहिए, ठीक है। तो खैर जो भी है, आप देखते हैं
और अब लेकिन इस सब उठापटक में जो हमारा फोकस बैच जिसको हम लोग 15 जुलाई को लॉन्च कर रहे थे, तो हम मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चे अनडिसिसिव हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो में कमेंट में कि फोकस बैच को मुझे 15 जुलाई से शुरू करना चाहिए या मुझे एक वीक रुक जाना चाहिए, ताकि डिसीजन सामने आए और मालूम चले कि क्या कर रहा है। बहुत सारे बच्चे जो, अब देखो बच्चे बहुत कम रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, मतलब होता ना कंपटीशन की भावना नहीं आती वहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं उसमें, बहुत सारे बच्चे कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए सर, हम भी ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे, फिर बैकलॉग लग जाएगा हमारा। तो जो भी है ना, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने पढ़ना है वो टारगेट बैच में मास्टर क्लास भी शुरू हो चुकी है। टारगेट बैच जो है वो जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ना होता है उनके लिए सबसे अच्छा बैच है टारगेट बैच। उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, उसमें मास्टर क्लासेस भी जा रही हैं। उसके अंदर मास्टर क्लास का मतलब होता है कि यदि आपने एक बार पढ़ रखा है तो 1-1.5 घंटे में आपको उस दिन का पूरा कॉन्टेंट पढ़ा दिया जाता है। और इसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी जा रही हैं आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उनको पढ़िए आप, ठीक है। और यदि आपको लाइव स्ट्रीमिंग क्लास पढ़ना है तो फिर आपको फोकस बैच में आना पड़ेगा। और फोकस बैच में एडमिशन चालू है अभी। हाँ, क्लासेस कब से होंगी ये मैं आजकल में डिसाइड करूँगा टीम से मीटिंग करके, बच्चों के कमेंट देते हुए। आप भी अपने कमेंट डालिएगा बेटा कि फोकस बैच में क्या आप चाहते हैं कि 15 जुलाई से शुरू हो या अगले वीक शुरू हो, एक बार ये पूरा सब कुछ सेटल डाउन हो जाए उसके बाद शुरू हो, कि मतलब क्योंकि उसमें बैकलॉग बच्चों का नहीं लगना चाहिए उस बैच के अंदर, ठीक है। और हाँ, फोकस बैच के अंदर जो है वो मैंने पहले भी कहा कि फोकस बैच के अंदर जो है कई बच्चों ने कहा कि सर फीस 8,000 रुपये ज़्यादा, मतलब यदि लॉयल्टी डिस्काउंट दे रहे हैं आप 1,500 रुपये का, तो भी फीस 8,500 ज़्यादा लग रही है हमको। तो उसमें बेटा हमने क्रैश कोर्स को फ्री इंक्लूड किया हुआ है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स फ्री इंक्लूड किया है, तो वो 3,000 रुपये और माइनस कर लीजिए उसमें से आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि फ़ीस बहुत इफेक्टिव फीस काफ़ी कम है उसकी, लेकिन आप देखना भी तो क्वालिटी ऑफलाइन किसी भी कोचिंग से बायोमेंटर्स की क्वालिटी किसी सूरत में कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता है। यहाँ ऑनलाइन भी ऑफलाइन के बराबर ही अच्छा है, उसी तरीके से गंभीरता से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आप जुड़ सकते हैं उसमें। हाँ, वॉरियर बैच के बच्चों को भी उनको भी जानना है कि क्या हम जो हमको कब रिपोर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें बेटा हम डिटेल आपको शेयर करेंगे। तो वॉरियर बैच में भी बच्चों की संख्या काफ़ी कम है अभी उसमें, क्योंकि ये सब उठापटक चल रहा है तो कई बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा बेटा कब आपको आना है, ठीक है ना। तो अभी लेकिन शुरुआत की जो ओरिएंटेशन रहेंगे वो आपके उस दौरान, उसकी डेट भी आपको मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है। तो अभी चिंता मत कीजिए आपको कि हम लोग साथ में हैं, और मुझे मालूम है कि ये बहुत टफ टाइम चल रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर तैयारी की, कन्फ्यूज़ है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि इस देश में आप मतलब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। तो 2025 की तैयारी तो शुरू कर ही दीजिए यदि आप वाकई में नीट में, यदि आपके देखो 600 नंबर 650 नंबर यहाँ पे कुछ मिलने की संभावना है तो बात अलग है। लेकिन यदि आपके नंबर 600 से कम और अननेसेसरी आप री नीट का वेट कर रहे हैं, नहीं, मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए आपके। और मैंने कहा ना 600 या उसके ऊपर वाले नंबर को, तो बच्चों को तो 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम वॉरियर बैच में, आप आ जाइए उसमें, ठीक है ना, ठीक है। और आज हम लोग डिसाइड भी करेंगे इसमें कि क्या हमको ऑनलाइन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, वो भी हम आज डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो खैर जो भी है बेटा, मैं आपके साथ हूँ। देखो क्या है कि कभी कभी हमको कभी ज़िंदगी में कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है, और स्टैंड लेना ज़रूरी है। लोग विरोध करें या तारीफ़ करें, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा लाइफ में। आप अनडिसिसिव नहीं रह सकते पूरे समय। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।